नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर की खास पेशकश मिस्ट्री इन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ ऐसी प्रेम कहानियाँ रही हैं जिनकी जानकारी हमें इतिहास के पन्नों से तो प्राप्त नहीं होती, पर उन अंशों से प्राप्त होती हैं जिनको आधार बनाकर इतिहास लिखा गया है। ऐसी ही प्रेम कहानी है महान मौर्य सम्राट अशोक की। ये वो प्रेम कहानी है जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन की पटकथा को आरंभ कर दिया था। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। साम्राज्यों का उत्कर्ष जितना लोमहर्षक होता है, अपकर्ष होता है उतना ही दर्दनाक। और इसी दर्दनाक अपकर्ष को जो आरंभ किया वही थी अशोक की प्रेम कहानी, जिसकी जानकारी हमें 3 साहित्यिक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। पहला साक्ष्य है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दूसरा साक्ष्य है जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवन और तीसरा साक्ष्य है वायु पुराण। मौर्य सम्राट अशोक की कई रानियां थी। एक रानी थी बौद्ध धर्म को मानने वाली देवी, जिसे करुआकी के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी 3 संतानें थी, महेंद्र, संघमित्रा और उनेंद्र, जिसे हम तीवर के नाम से भी जानते हैं। एक रानी थी असंघमित्रा, एक रानी थी पद्मावती, और जिससे इन्हें कुणाल नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया था। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि ले रहे थे। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से ही ताम्रपर्णी या श्रीलंका पहुंचे थे, जहां उस दौरान राजा तिस्य शासन कर रहे थे। राजा तिस्य अशोक से इस कदर प्रभावित थे कि इन्होंने अशोक से प्रभावित होकर ही देवनाम पिय की उपाधि धारण की थी और बौद्ध को ही अपना राजधर्म घोषित किया था। एक अवसर पर राजा तिस्य अपनी महिषी के साथ राज बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। अचानक से एक जहरीले सर्प ने उन्हें डस लिया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया, परंतु जब राजवैद्य को देरी हो गई तो मौके पर मौजूद एक परिचारिका ने, या दासी कहिए, उसने जो पुरानी परंपरा है मुंह से चूसकर रक्त निकालकर जहर को निकाल देना, उसी से ही राजा के पैर से जो है विष निकाल दिया। और देखते ही देखते राजा तिस्य को होश आ गया, परंतु जो दासी थी, जो परिचारिका थी, वो मूर्छित अवस्था में ही रही। राजवैद्य आया और उसके प्रयासों से परिचारिका को होश आ गया। परिचारिका के इस प्रयास से राजा तिस्य इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस परिचारिका को पदोन्नति दी और इसे एक उपाधि दी, तिस्य रक्षिता, अर्थात तिस्य का रक्षण करने वाली। राजा तिस्य महेंद्र और संघमित्रा से भी काफी प्रभावित थे। जब महेंद्र और संघमित्रा पाटलिपुत्र वापस लौटना चाहते थे तो राजा तिस्य ने इन्हें बहुमूल्य उपहार दिए और दास और दासियों का एक टोला इनके साथ भेजा, जिसका नेतृत्व कर रही थी तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता देखने में बहुत सुंदर थी। जैसे ही ये पाटलिपुत्र पहुंची, मौर्य शासक अशोक ने इसे देखा तो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। इसी दौरान इनकी जो पट्टमहिषी थी असंघमित्रा, उन्होंने अशोक की नज़र को भांप लिया और अशोक के पुत्र जो पद्मावती से जन्मे थे, कुणाल, उन्हें सचेत किया कि आपके पिताजी को इस सुंदर कन्या से, तिस्य रक्षिता से प्रेम हो गया है। मौर्य शासक अशोक ने तिस्य रक्षिता से विवाह कर लिया और असंघमित्रा से पट्टमहिषी का पद छीनकर तिस्य रक्षिता को प्रदान कर दिया। देखते ही देखते महत्वाकांक्षी तिस्य रक्षिता राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। उसने अपने आदेशों को अशोक के माध्यम से लागू करवाना आरंभ कर दिया। अशोक उनकी बात तो मानते थे, परंतु तिस्य रक्षिता की अशोक में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि अशोक उम्र के एक अगले पायदान पर थे। तिस्य रक्षिता की उम्र अशोक के पुत्र कुणाल की जैसी थी। कुणाल दिखने में बहुत सुंदर थे और ऐसा कहा जाता है कि कुणाल की आंखें इतनी सुंदर थी और इन्हीं सुंदरता के आधार पर उसका नाम हिमालय के पक्षी कुणाल के आधार पर रखा गया था। तिस्य रक्षिता कुणाल पर मोहित हो गई थी,
परंतु कुणाल अपनी पत्नी कांचनमाला से बहुत प्रेम करता था और अपने वैवाहिक जीवन से काफ़ी संतुष्ट था। अशोक राजकाज में बहुत व्यस्त थे, बौद्ध धर्म में खासी रुचि ले रहे थे। इस वजह से वो तिस्रक्षिता की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। गुस्साई तिस्रक्षिता ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। इसी स्थिति में तिस्रक्षिता ने यह जरूरी समझा कि वो कुणाल से प्रणय निवेदन करे। तो एक अवसर पर तिस्रक्षिता कुणाल के कक्ष में गई और उसने कुणाल से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। जो रिश्ते में माता लगती है वो रिश्ते में लगे पुत्र को प्रणय निवेदन कर रही है, तो इसे कुणाल ने अस्वीकार कर दिया और तिस्रक्षिता का घोर अपमान किया। इसी दौरान तिस्रक्षिता ने वचन लिया कि वो कुणाल को बर्बाद कर देगी। कुणाल उज्जैनी का राज्यपाल था, जो आप नक्शे में यहाँ पर देख रहे हैं, और इस घटना के बाद वो वहाँ वापस लौट आया। अब तिस्रक्षिता सर्पणी की तरह घायल हो चुकी थी और बदला लेने के लिए आतुर थी। इसी दौरान मौर्य सम्राट अशोक बीमार पड़ गया, जिसकी तिस्रक्षिता ने काफ़ी सेवा की और तत्कालीन ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात का उल्लेख भी करते हैं। अशोक तिस्रक्षिता पर इतना विश्वास करता था कि उसने जो अपनी दंत मुद्रा है, जो राजा की खास मुद्रा हुआ करती थी, जिससे ही सभी हस्ताक्षर होते थे, सारे राजादेश पारित होते थे, उस पर तिस्रक्षिता को अधिकार दे दिया था। इसी दौरान तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और तिस्रक्षिता के कहने पर ही अशोक ने कुणाल को वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ये वो दौर था जब तिस्रक्षिता कुणाल से बदला लेने का प्लान बना चुकी थी। तक्षशिला के अमात्यों को दंत मुद्रा से आदेश तिस्रक्षिता के द्वारा दिया गया कि कुणाल की आंखें निकलवा दी जाएं। जैसे ही कुणाल ने ये राजाज्ञा पढ़ी तो वो कुणाल इतना पितृभक्त था कि उसने वधिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिए कि वो उनकी आंखें निकाल लें। तो इस प्रकार कुणाल ने जो है तक्षशिला में ही अपनी आंखें दान दे दी। परिशिष्ट पर्वन में इसका एक अलग ही उल्लेख मिलता है। उसमें वो उल्लेख मिलता है कि कुणाल को तक्षशिला स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था और वहाँ अधियव शब्द का उल्लेख मिलता है कि कुणाल जाएगा, स्थिति का जायजा लेगा, विद्रोह को दबा देगा। जबकि तिस्रक्षिता ने इस अधियव को अंधियव में बदल दिया था, एक बिंदी लगा दी थी जिसका अर्थ होता है कुणाल को अंधा करो। तो जैसे ही कुणाल ने आदेश पढ़ा तो जो वधिक थे उनको आदेश दिया कि उसकी आंखें निकाल दी जाएं और कुणाल अंधा हो गया। अशोक को इस बात का गहरा शोक लगा और वो उस स्थान पर पहुंचा और यहाँ पर जो है बुद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। हमेनसांग भी इस बात का उल्लेख करता है और इस स्तूप का भी उल्लेख करता है। वो बताता है कि दक्षिण पूर्व में 100 फीट ऊंचा स्तूप है और यहाँ जो है कुणाल ने अपनी आंखें दान दी थी। जब अशोक ने इस सारी वारदात की छानबीन की तो तिस्रक्षिता के षड्यंत्र की परतें खुल गई और फलस्वरूप अशोक ने आदेश दिया कि तिस्रक्षिता को बंदी बनाकर उसके सामने लाया जाए। तिस्रक्षिता को सामने पेश किया गया और उससे पूछा गया कि क्या ये जो अपराध है वो उसने जानबूझकर किया है। तो इस घायल सर्पणी ने निर्भीकतापूर्वक अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक महिला नुकसान देने पे आए तो हजारों तरीके से नुकसान दे सकती है। तो मौर्य साम्राज्य को तिस्रक्षिता ने वो नुकसान दिया या वो हानि पहुंचाई जिसका दंश अब पूरा मौर्य साम्राज्य भुगतने वाला था। गुस्साए अशोक ने अपनी प्रेमिका को जीवित जलाने के आदेश दे दिए। कितनी बड़ी विडंबना थी कि अहिंसा पर चलने वाला, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने वाला अशोक अपनी प्रेमिका को जिंदा जलाने के आदेश दे रहा था। कुछ समय पश्चात अशोक की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात अंधा राजा कुणाल सत्ता पर बैठा। और जब राजा अंधा हो जाए तो स्थिति का जायजा लेने में उतना सक्षम नहीं था। तो देखते ही देखते राज्य में छोटे छोटे विद्रोह होने लगे और महत्वाकांक्षी जो छोटे छोटे शासक थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया और यहीं से मौर्य साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विघटन में, मौर्य साम्राज्य के पतन में अनेक कारण जिम्मेदार रहे हैं, पर हम मौर्य सम्राट अशोक की प्रेम कहानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी रोचक लगी होगी और पूरी तरह प्रमाणिक है, साहित्यिक साक्ष्यों को आधार बनाकर ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, महाशक्ति भारत।